हाइपोथायरॉयडिज्म। अब आप मुझे बताइए, हाइपो मतलब कम और थायरॉयडिज्म मतलब थायराइड का कम काम करना। अब क्या आप में से कोई मुझे बताएगा, देखिए 10 मिनट तक तो मैंने आपसे खूब सवाल पूछ लिए, अब एक दो मैं पूछता हूँ। क्या आप में से कोई बताएगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म किन किन ग्रंथियों के खराब होने के कारण हो सकता है? ये सवाल आरती मैडम बताएंगी, बताइए। सर नहीं पता। अलका। थायराइड ग्रंथि। हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड ग्रंथि के खराब होने के कारण हो सकता है। कोई इस जवाब को सही करेगा? मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। कोई सही करेगा? पैराथायराइड। मनीषा मैडम, मनीषा मैडम बताएंगी। मनीषा राणा, मनीषा राणा हाँ जी सर। बताइए, हाइपोथायरॉयडिज्म किस किस के खराब होने के कारण हो सकता है? किस किस ग्रंथि के खराब होने के कारण? सर थायराइड ग्रंथि। हाँ जी, और और पैराथायराइड। अबे पैरा सर कौन कौन कौन? थायराइड प्लस हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपोथैलेमस थाइरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है, और प्लस पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा करता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि ठीक से काम नहीं कर रही, इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं, खुद थायराइड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, तीनों। ऐसे याद रखना आपको, ऐसे, समझे? अच्छा, तो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, इसके बारे में कुछ बातें जान लीजिए। हाइपोथायरॉयडिज्म कई तरीकों का हो सकता है। इस बारे में मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं इससे। पुरुषों में भी हो जाता है, पर महिलाएं बहुत परेशान रहती हैं। देखिए क्या क्या कारण हो सकते हैं थायराइड ग्रंथि के खराब होने के, मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म के। एक तो आयोडीन की कमी, ठीक है ना, पता ही है आपको। दूसरा, आयोडीन 131 के संपर्क में आने से। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आयोडीन 131 रेडियो एक्टिव होता है। अब आप कहोगे सर रेडियो एक्टिव क्या होता है? रेडियो एक्टिव मतलब वो जिससे रेडिएशन निकलते हैं, जैसे यूरेनियम, थोरियम, जिससे एटम बम, हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, वो सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ऐसा ही रेडियो एक्टिव होता है आयोडीन 131। सोचो, अगर एक ठीक ठाक आदमी आयोडीन 131 के संपर्क में आ जाए तो उसका आयोडीन खराब हो जाएगा और कम काम करने लगेगा। और अगर किसी का थायराइड ज्यादा काम कर रहा है, खराब हो गया और ज्यादा काम कर रहा है, तो इसी से इलाज करते हैं। इसी आयोडीन 131 का प्रयोग करके उसके ज्यादा काम करने को कम किया जाता है। इज दैट क्लियर? बोलो बोलो, क्लियर है? यस सर। आयोडीन 131 किसी सामान्य आदमी के संपर्क में आ जाए तो उसका थायराइड ग्लैंड जरूरत से कम काम करने लगता है। और अगर किसी का थायराइड ज़्यादा काम कर रहा है तो इसी आयोडीन 131 का प्रयोग करके उसको कम किया जाता है, सुखाया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। ठीक है, 2 तरीके हो गए। और तीसरा तरीका है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब होता है खुद ब खुद। जब हमारा इम्यून सिस्टम पागल हो जाता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम खुद ब खुद रोगों से बचाने की बजाय शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है, उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो जब ऑटो इम्यून होता है तो उसको हम बोलते हैं थायरॉइडिटिस, यानी कि हाशिमोटो। एक सेकेंड, हाशिमोटो थायरॉइडिटिस। ये ऑटो इम्यून होता है, मतलब स्वतः खुद ब खुद हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थायराइड ग्लैंड को अटैक करती है
और उसको नुकसान पहुंचा देती है, जिसके कारण उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है। दैट इज कॉल्ड हाशिमोटो थायराइडिटिस। अच्छा, आपने 3 प्रकार समझ लिए, ठीक है ना। अभी देखो एक विशेष रूप पाया जाता है थायराइड का, जिसे हम कहते हैं पोस्ट पार्टम थायराइडिटिस। पोस्ट पार्टम का मतलब क्या होता है? प्रसव के बाद। अब प्रसव तो पता है या नहीं? यानी कि डिलीवरी के बाद पोस्ट पार्टम थायराइडिस, मतलब हमारे भारत में क्या कहेंगे, वर्ल्ड में कहेंगे कि वर्ल्ड में डिलीवरी के बाद लगभग 5% महिलाओं को अपने आप स्वतः ये हो जाता है पोस्टपार्टम थायराइडिटिस। और मतलब उसके बाद धीरे धीरे 6-8 महीने 1 आध साल में ये ठीक हो जाता है अपने आप। लेकिन उसमें से कुछ महिलाएं ऐसी रह जाती हैं, जैसे कि प्रत्येक 5 में से 1 का मतलब कै % हो गया? 1/5 गुना 100, 20%। यानी कि लगभग 20% महिलाएं ऐसी रहती हैं जिनका ये हाइपोथायराइडिटिस ठीक नहीं होता। यानी कि डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिक होता है, पर 6-8 महीने 1 साल में ठीक हो जाता है, पर 5 में से 1 ऐसी महिलाएं रह जाती हैं जिनका ये डिलीवरी के बाद ठीक नहीं होता और उनको फिर जीवन भर इलाज और उपचार की जरूरत रहती है, ठीक है ना। कई बार 3 तरीके पढ़ लिया आपने, अब एक चौथा तरीका इसके साथ, ये इसको भी आप इसको स्पेशल केस में काउंट कर लो। और एक ये होता है हेरिडेटरी। कोई बताएगा हेरिडेटरी का मतलब? सर जो अपने माता पिता से हाँ, मतलब गुण जो आते हैं। आनुवांशिक हाँ जी, आनुवांशिक अनुवांशिकी। एक से दूसरी पीढ़ी। हाँ, तो कई बार थायराइड के कम काम करने का एक कारण ये भी होता है कि वो हेरिडेटरी होता है, मतलब मतलब माता पिता में से, या माता के तरफ देखें तो नानी नाना या उनके पिछले में से, या पिता की तरफ देखें तो दादी दादा या उनके पिछले में से किसी को रहा हो हाइपोथायराइडिज्म, और वो गुण अगली पीढ़ी में भी गए हों, आप में भी आए हों, लेकिन अब तक मतलब कुछ 10-20 सालों तक वो गुण रिसेसिव रहा हो। रिसेसिव मतलब अप्रभावी, छुपा हुआ। रिसेसिव गुण की यही एक खास बात होती है, खराब भी कह सकते हो, कि वो कभी भी प्रभावी हो सकता है। तो मतलब 20-22 साल 25 साल तक छुपा रहा हो, रिसेसिव रहा हो, और अब अचानक से ऑटोमेटिक बिना किसी रोग के कारण, मतलब ना आपके अंदर आयोडीन की कमी है, ना आप आयोडीन 131 के संपर्क में आए, ना ही ऑटो इम्यून हुआ है, उसके बाद भी थायराइड कम हो गया, कम काम कर रहा है, इसका मतलब जेनेटिकल था, समझे। क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स के कारण हो गया। तो आपने हाइपोथायराइडिज्म के कई प्रकार समझ लिए, ठीक है ना। ठीक है, लोग मतलब अगर हम कहें तो किताबों में इस तरीके से लिखा जा सकता है कि मेनली 3 टाइप कह देते हैं। पहला टाइप होता है जो कि ऑटो इम्यून होता है, मतलब खुद ब खुद हमारा इम्यून सिस्टम उसको थायराइड ग्लैंड को खराब कर देता है। अब बताओ, आप में से कोई बता सकता है ऑटो इम्यून का नाम क्या बताया था मैंने अभी? ऑटो इम्यून थायराइड सॉरी हाइपोथायराइड का नाम क्या बताया था? बोलो। सर हासोमीटो हाशिमोटो थायराइडिटिस। तो एक तो ऑटो इम्यून होता है, दूसरा तब होता है जब पिट्यूटरी खराब हो जाए, और तीसरा तब होता है जब हाइपोथैलेमस खराब हो जाए, ठीक है ना। एक बाकी वो वाले तो छोड़ ही दिए मैंने, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आयोडीन की कमी है शरीर में तो, या फिर आयोडीन 131 के संपर्क में आ गए तो ये तो होता ही है। एक पोस्टपार्टम थायराइडिटिस ये तो होता ही है। बाकी अगर ऑटो इम्यून हो गया तो इसको हम बोलते हैं हाशिमोटो थायराइडिटिस, और एक पिट्यूटरी ग्लैंड के खराब होने के कारण हो गया तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया गया, सीधा सीधा बोला गया है हाइपोथायराइडिज्म। और एक हाइपोथैलेमस के खराब होने के कारण इसको भी हाइपोथायराइडिज्म। देखो पिट्यूटरी खराब होगा तो क्या पैदा करे, क्या होगा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पैदा नहीं करेगा, जिसके कारण ये T3 T4 पैदा नहीं करेगा और हम कहेंगे कि खराब हो गया।
ये खराब हो जाएगा हाइपोथैलेमस, तो क्या होगा, ये थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दोनों को TSH ही लिखते हैं शॉर्टकट में, कंफ्यूज ना होने का। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, और ये थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होगा, नहीं रिलीज होगा, तो भी ये काम नहीं, देखो ये काम नहीं करेगा तो ये काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं करेगा तो फिर आपका थायराइड काम नहीं करेगा, ठीक है ना, तीनों ही गड़बड़ हो जाएंगे। तो आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में ये चीजें पता चल गई। इज दैट क्लियर? बोलो। यस ठीक है, तो क्या मुझे आप में से कोई बताएगा, मैं पूछता हूँ, 13 लोग हैं बहुत खूब, बाकी सब पता ना कहाँ चले गए। अवनीत जी मुझे बताइए जरा कि कौन कौन से हार्मोन थायराइड ग्लैंड पैदा करता है? अवनीत सर, यस सर। कौन कौन से हार्मोन पैदा करता है थायराइड ग्लैंड? थायरोक्सिन, अच्छा, T3, T3, T4, T4 है थायरोक्सिन या T3? T3 सर। अच्छा अच्छा, राम शर्मा, राम शर्मा, T4 है। राम शर्मा बताइए, T4 थायरोक्सिन, और T3 क्या है? T4 थायरोक्सिन है। और T3? T3 तो थायरोआइड ऐसा कुछ। हाँ, सर ऐसा आइडियो कुछ थायरो आइडियो कुछ इस तरह का नाम है आइडियो। कुछ इस तरीके से मतलब नहीं है मुझे ना। अगर अब भी एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास हो, 1 घंटे की सिर्फ क्लास हो, और उसके बाद भी आप कहो कि सर कुछ कुछ इस तरीके से था, किस्मत से नौकरी मिलेगी, मेहनत से नहीं। मेहनत से चाहिए तो कुछ नहीं सर, ट्राइओडोथायरोक्सिन यूं धैड़ पैड़ करो ना भाई, क्या दिक्कत है। चलिए, कुछ कुछ जवाब नहीं, या तो हम करते हैं या हम नहीं करते हैं, बीच की कोशिश कोई चीज नहीं होती। आप सफल, दुनिया आपकी बात मानेगी, हर चीज आपकी कहानी है, आपकी सक्सेस स्टोरी है। आप असफल, आपने लाखों लाखों मेहनत की हो, आपने यहाँ 20-20 घंटे 22-22 घंटे मेहनत करा, दुनिया ने उसे ड्रामा माना। कुछ भी करो ड्रामा है जब तक आप सफल नहीं हो। चलो खैर, अभी हम आते हैं 7th ग्लैंड पे, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाज। और मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाज को हम एक्सो और एंडो दोनों की तरह कंसीडर करते हैं। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्या होते हैं, ज़्यादा ज़रूरत नहीं बताने की। आप ये सीरीज में ही पढ़ा रहे हो ना, यदि सीरीज में सजाने के लिए आ जाए तो यही सीक्वेंस है ना सर? बिल्कुल, अरे वो तो मैंने पहले ही दिन कहा था, पहली क्लास नहीं ली क्या आपने? पहले दिन ही सीरीज। नहीं नहीं नहीं, अब मैं ये जैसे ऐसे है ना कि बराबर में वो एडिनल है ना, तो वो बाद में आएगी ना, इसलिए मैं सीक्वेंस को थोड़ा हाँ जानने सीक्वेंस, के लिए। नहीं सीक्वेंस में ही पढ़ा रहा हूँ मैं। देखिए आप अभी ग्लैंड चाहे आगे पीछे कैसे भी पढ़ा दूं, फर्क नहीं पड़ता, आपको सीक्वेंस में याद करना है, और उसके लिए मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, पहले दिन सीक्वेंस याद करा चुका हूं मैं। याद है? नहीं, आपने देखा कि नहीं देखा, मुझे बताइए। पहली क्लास आपने अटेंड नहीं की लग रहा है, बोलिए। सर देखा था। यस सर देखा था। मैंने आपको कहा था कि पहले ही दिन आपको ये याद रखना है सीक्वेंस जो अभी आपके सामने खुल रहा है, और मैंने तब भी कहा था कि आपको यही याद कर रहा है, यही सीक्वेंस याद रखना है कि आपको सबसे पहले हाइपोथैलेमस, फिर पीनियल, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर थाइमस, फिर पेनक्रियाज, फिर एड्रीनल, फिर ओवरी और टेस्टिस। ये तो खैर अलग अलग शरीर में होते हैं, इसलिए इसका क्या ही सीक्वेंस, पर बाकी आपको ये सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि जब आयोग सबसे टुच्चा ग्रेड का पेपर बनाता है, आयोग तो खैर नहीं बनाता टुच्चा ग्रेड का, मतलब जब एग्जामिनेशन अथॉरिटी सबसे टुच्चा ग्रेड का पेपर बनाती है तो ऐसे अरेंज करने को भी दे देती है उसमें एक आध सवाल, समझे। तो ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, वहीं बता दिया था मैंने। चलिए पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज का मैंने आपको बता दिया कि एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम करता है, तो इसके लिए आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। पेनक्रियाज, जिसको हम हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, इसके कई हिस्से होते हैं
जिसमें से एक हिस्सा एक्सोक्राइन की तरह भी काम करता है, बता चुका हूं मैं। अब मुझे आरती मैडम बताएंगी कि ये एक्सोक्राइन की तरह काम करता है तो क्या पैदा करता है। आरती मैडम, आरती, भगवान मालिक है। और दूसरा ए नाम से कौन है, वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वो मिसेस गिरधारी, अलका, बताइए। जब एक्सो की तरह काम करता है तो क्या रिलीज करता है। अवनीत, अरे हम यार, लोग पढ़ नहीं पाया था कल। अरे ये कल का थोड़ी है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। मनीषा राणा, यस सर, आपने क्या पूछा सर? मनीषा राणा, आपका टर्न खत्म सर। हाँ जी सर। जब एक्सो की तरह काम करता है तो क्या रिलीज करता है ये। सर HCl पैप्सिन। अच्छा, मनीषा राणा नहीं पता, कोई बत सर याद नहीं आ रहा इसे। ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। और कोई बताएगा, कोई बताएगा। पेनक्रियाटिक जूस। आय शाबाश, पेनक्रियाटिक जूस, उसमें क्या होता है ये बताओ। सर HCl पैप्सिन रेनिन। ए, HCl पेप्सिन कौन बोल रहा है, 2 बार मना कर दिया मैंने। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पैदा करता है। पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है वो बताओ। सर ट्राइसिन, पैनक्रियाटिक लिपेज और ट्राइसिन तो कुछ होता ही नहीं सर, ट्राइसिन तो अमीनो एसिड होता है, ट्राइसिन मत बोलो। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन। सॉरी, ये ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ये तीनों निकालते हैं। हाँ, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। क्या सोचते हो सरदार पीछे का नहीं पूछेगा। ओ भैया, अब खाली आज एक ही बंदा पास है, राम सर, उन्होंने पीछे का बताया, बाकी आज सब फेल। पेनक्रियाज के जो हिस्से हैं जो कि एंडोक्राइन ग्रंथि की तरह काम करते हैं उसको बोलते हैं हम स्लेट ऑफ लैंगरहैंस। स्लेट ऑफ लैंगरहैंस, ये वो हिस्सा है जो पेनक्रियाटिक जूस पैदा, सॉरी यार, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी कि जो हार्मोन पैदा करता है, समझे। स्लेट ऑफ लैंगरहांस। आप में से कोई भी ऐसा हो जिसने 10 साल पढ़ाई छोड़ी हो, 8 साल पढ़ाई छोड़ रखी हो, अब नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, भूल जाओ कि हमने कभी, हम तो साइंस पढ़ते नहीं थे, हम ये इंग्लिश कैसे याद करें, भूल जाओ सब कुछ। नया जमाना है, कॉम्पीट करना है, सब पढ़ना है। स्लेट ऑफ लैंगरहांस के कौन कौन से हिस्से होते हैं। एक होता है अल्फा सेल, ध्यान रखना ये हर हिस्से का अपना काम है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, गामा सेल और सी सेल। गामा सेल का उतना कुछ खास नहीं, सी सेल का भी उतना कुछ खास नहीं, पर हम देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ध्यान रखना, अल्फा सेल पैदा करता है ग्लूकेगन, बीटा सेल पैदा करता है इंसुलिन, ठीक है, क्लियर है। डेल्टा सेल पैदा करता है सोमैटोस्टेटिन। रश्मि मैडम, सोमैटोस्टेटिन का क्या काम होगा, कोई बताएगा मुझे। रश्मि मैडम, सोमैटोस्टेटिन का काम बताइए। राम शर्मा, सोमैटोस्टेटिन का काम। राम राम राम, रोकने का। अरे ग्रोथ हार्मोन कौन बोल रहा है बे, है भैया। यहाँ पेनक्रियाज से ग्रोथ हार्मोन का क्या मतलब आ गया। सोमैटोस्टेटिन, हाँ हाँ हाँ, रोकने का काम करता है, पर ग्रोथ हार्मोन नहीं। यहाँ जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं उनको रोकने का काम करता है। सोमैटोस्टेटिन देखते ही आप समझ जाओ रोकने का काम, और सोमैटोट्रोफिक देखते ही समझ जाओ कि उसको इंक्रीज कर, पैदा कराने का काम। इज दैट क्लियर, बोलो। जी सर। ठीक है। गामा सेल से क्या पैदा होता है, गामा सेल से पैदा होता है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड।
प्लस ग्रेलिन, ग्रेलिन GHRELIN, ग्रेलिन। और सी सेल कोई काम नहीं। इनके सबके काम बड़े ध्यान से समझने हैं आपको, सबके काम बड़े ध्यान से समझने हैं, है बहुत आसान। पहले मैं आपको बीटा सेल का काम समझाऊंगा, इंसुलिन। अब समझो, देखो ध्यान रखना, आयोग ने बहुत आसान था सवाल बनाया ना, तो बोल देगी कि पेनक्रियाज का कौन सा हिस्सा इंसुलिन पैदा करता है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा, कुछ नाम दे दिए, ले लो, अब आपको पता ही नहीं। कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है कि स्लेट ऑफ लैंगरहांस इनमें से किस ग्रंथि का हिस्सा है, और डाल दिए थायराइड, पैराथायराइड, पेनक्रियाज, लीवर, ऐसे करके 4। पता होना चाहिए कि भाई स्लेट ऑफ लैंगरहांस पेनक्रियाज का हिस्सा होता है। अगर आपको पता है कौन सी चीज कहाँ है, उसका काम पता है, क्या पूछेगा आयोग भाई, क्या पूछेगा, जो पूछेगा वो बताएंगे। सिलेबस से हट के आएगा, जैसे DSSS ने इस बार दिया है, कोई माए बाप नहीं होगा, तब तो उसका कोई माए बाप नहीं है, दैट इज बैड लक। सिलेबस से आएगा, कुछ नहीं छूटेगा। इंसुलिन का काम देखिए, इंसुलिन मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट आर हॉर्मोन्स, तो हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। क्या है हॉर्मोन्स? सूचना देने वाले। तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जाके सूचना देता है लीवर को, भाई अब इंसुलिन पैदा ही कब हुआ, क्यों आया इंसुलिन? आपने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, चीनी, मिठाई वगैरह जो भी चीज खाई, तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हुई। तो जैसे ही शरीर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी, इंसुलिन पैदा होगा, और इंसुलिन जाके लीवर को बोलेगा कि हाँ भाई ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है खून में, इसका कुछ कर। इंसुलिन क्या करेगा, लीवर को सूचना देगा कि हाँ भाई ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है शरीर में, इसका कुछ कर। लीवर क्या करेगा, लीवर ग्लूकोज को ग्लूकैगन में, ग्लाइकोजन में बदल देगा, समझे? इंसुलिन लीवर को कहता है, लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर देता है। ग्लाइकोजन की कितनी मात्रा लीवर में स्टोर हो सकती है मनीषा राणा? 100 से 120। 100 से 120 ग्राम के आसपास। अगर अब भी बहुत ज्यादा है ग्लूकोज, तो फिर लीवर ग्लाइकोजन को और कन्वर्ट, मतलब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और कन्वर्ट करेगा, और आपके मसल्स में स्टोर करेगा। और ज्यादा है तो फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर करेगा। तो खाली तेल या घी या फैट खाने से ही मोटे नहीं होते, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से भी मोटे होते हैं। अधिक रोटी, अधिक चावल, अधिक चीनी मिठाई खाने से भी मोटे होते हैं, पर वो वाला मोटापा जल्दी टूट जाता है। अगर आप ट्रेनिंग करें तो फैट वाले मोटापा देर से टूटता है। खैर, तो समझे आपने इंसुलिन ने क्या किया, इंसुलिन ने सूचना दी लीवर को कि भाई इस ग्लूकोज का कुछ कर। लीवर ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदला और स्टोर किया, पहले अपने अंदर, फिर मसल्स के अंदर, उससे भी ज्यादा हुआ तो एडिपोज टिश्यू में फेंक दिया। अगर पेनक्रियाज का ये हिस्सा खराब हो जाए, पेनक्रियाज का ये बीटा सेल अगर खराब हो जाए, ग्रीन स्क्रीन कर दिया मैंने, समझे? क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो बीटा सेल इंसुलिन पैदा नहीं कर पाएगा। इंसुलिन पैदा नहीं होगा तो लीवर को सूचना नहीं मिलेगी, लीवर को सूचना नहीं मिलेगी तो लीवर काम नहीं करेगा, और आपका ग्लूकोज ज्यों के त्यों शरीर में बना रहेगा। अब फालतू है ग्लूकोज, उसका कुछ करना है, तो ये सिस्टम तो बेकार हो गया। दूसरा सिस्टम काम करेगा, कौन सा सिस्टम? एक्सक्रेटरी सिस्टम, किडनी फिर अधिक से अधिक ग्लूकोज को शरीर से बाहर फेंकेगा, उसका लोड बढ़ जाएगा, हो सकता है किडनी में जाम भी पड़ जाए, किडनी खराब भी हो जाए। इसीलिए तो किसी को डायबिटीज हो जाती है तो धीरे धीरे 2-4-10 साल में अगर वो अपने डायबिटीज पे नियंत्रण नहीं रखता तो किडनी खराब होने की संभावना भी रहती है, समझे? इसीलिए जब किसी की शुरुआती स्टेज में डायबिटीज है तो डॉक्टर कहता है एक्सरसाइज वगैरह करो, देखता है कि भाई इंसुलिन मतलब थोड़ा थोड़ा शायद पैदा होने लगे। या अगर बीटा सेल बिल्कुल खराब हो गया तो फिर उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। जब वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेगा
पहले तो लेट लेट लेगा, फिर धीरे धीरे मतलब 15-15 दिन पे, महीने महीने पे, फिर धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी तो एक एक हफ्ते पे लेना पड़ेगा, फिर रोज़ भी लेने की नौबत आ सकती है जिंदा रहना है तो। अब जब वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेगा तो इंसुलिन शरीर में जाते ही लीवर को सूचना देगा, लीवर क्या करेगा, फटाफट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर देगा, किडनी पे लोड कम आएगा। ये काम होता है इंसुलिन का। अब इंसुलिन ने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के स्टोर कर दिया, लेकिन हमारा एनर्जी सिस्टम ग्लाइकोजन का इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो किसका इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज का। तो तब आता है अगला सिस्टम, अल्फा सेल। ये अल्फा सेल क्या पैदा करता है, ग्लूकेगन। ग्लूकेगन क्या करता है, ग्लूकेगन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस बदलता है। यानी कि जब आप मेहनत करोगे, जब आप एक्सरसाइज करोगे, या जब आपको भी जब भी जरूरत हो एनर्जी की, जब भी जरूरत हो, तो फिर ग्लूकेगन मतलब अल्फा सेल से ग्लूकेगन पैदा होगा। ग्लूकेगन जाके सूचना भेजेगा फिर से लीवर को। ग्लूकेगन किसको सूचना भेजेगा, फिर से लीवर को। लीवर क्या करेगा, ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में बदलेगा और ग्लूकोज टूट के हमें फिर ऊर्जा मिलेगी। इतना तक क्लियर है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो बोलो। ठीक है। अभी आते हैं डेल्टा सेल पे। डेल्टा सेल पैदा करता है सोमेटोस्टेटिन, जो कि इंसुलिन और ग्लूकेगन को रोकने का काम करता है जब जैसी जरूरत हो। इंसुलिन एंड ग्लूकेगन को रोकने का काम करता है जब जैसी जरूरत हो। इंसुलिन ज्यादा हो रहा है तो उसे रोक देगा, ग्लूकेगन ज्यादा हो रहा है तो उसे रोक देगा। फिर आता है गामा सेल। गामा सेल पैदा करता है पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड और दूसरा ग्रेलिन। पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड का एक चेन होता है जो कि किस किस में मदद करता है, इंसुलिन को पैदा होने में और ग्लूकेगन को पैदा होने में मदद करता है। एक तरीके से ये उनके लिए ऑर्डर देने का काम करता है, उनको सूचना देने का काम करता है, ये थोड़ा सा मदद करने का काम करता है ये। फिर आता है ग्रेलिन। ये ग्रेलिन को हम हंगर हार्मोन बोलते हैं। ये ग्रेलिन कई जगहों से निकलता है, जिसमें से एक है पेनक्रियाज, और भी कई जगहों से, स्टमक से भी निकलता है, पेट से भी निकलता है, जो कि आपको भूख का एहसास कराता है, भूख बढ़ाएगा आपकी, इसीलिए इसको हंगर हार्मोन कहते हैं। ग्रेलिन निकलता है ना, आपको लगेगा भूख, पेट में आग मच रही है, भूख भूख। फिर जब खाना खा लेते हैं, भूख मिट जाती है, यानी कि भोजन करने के बाद ये हार्मोन कम हो जाता है, कम काम करता है हंगर हार्मोन ग्रेलिन। बाकी सी सेल का कोई काम ही नहीं है। इज दैट क्लियर? इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट तो डेल्टा सेल लग रहा है। ई खराब हो जाए तो साला सब कुछ ही बिगड़ जाएगा। नहीं नहीं, हाँ, डेल्टा सेल तो ठीक है, कहता रहता है। देखो वैसे क्या है, बीटा और अल्फा ये शरीर की ज़रूरत के हिसाब से काम करते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेंगे शरीर के अंदर तो बीटा फिर ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। अगर आप ट्रेनिंग ज़्यादा करते हैं तो अल्फा तेज़ी से काम करता है ना, जो जैसी ज़रूरत रहती है उसके हिसाब से काम करता है। बाकी सोमेटोस्टेटिन दोनों को कहते हैं कि थम जा, हाँ हो गया, आज का काम खत्म, थम जा, ऐसा करता है सोमेटोस्टेटिन। बाकी सभी इंपॉर्टेंट हैं, कोई एक भी जाता है तो दूसरे को नुकसान पहुंचता है। आपने देखा कि ये बीटा सेल काम नहीं करेगा तो किडनी की वाट लग जाती है, उसको ज़्यादा लोड लेना पड़ता है। तो हमारे शरीर में ऐसे ही है भैया, एक सिस्टम गड़बड़ तो चलिए। अभी इसके बाद अगला आता है एड्रिनल ग्लैंड। क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्रंथि ये क्या करती है? देखो, एड्रिनल ग्लैंड दो होते हैं, मतलब ये एक जोड़ी में पाई जाने वाली ग्रंथि है और ये किडनी के ऊपर पाई जाती है, दोनों किडनियों के ऊपर। इस तरीके से, ठीक है ना। एड्रिनल ग्लैंड जब रिलीज करते हैं तो इनके दो हिस्से का कमाल होता है। जैसे पिट्यूटरी के दो हिस्से का कमाल है,
ऐसे ही एड्रिनल के भी दो हिस्से का कमाल होता है। एक एक्सटर्नल हिस्सा होता है एड्रिनल का, एक्सटर्नल मतलब एक बाहरी हिस्सा और एक इंटरनल यानी कि आंतरिक हिस्सा। तो जो बाहरी हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो आंतरिक हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं मेड्यूला। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाहरी हिस्से को कॉर्टेक्स और आंतरिक हिस्से को मेड्यूला। दिखाई दे रहा है? भाई इमेज का ऑप्शन कहाँ चला गया? आजा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना? पूरे एमसीए वाले फेल कर रखे हैं हाँ? फिजिकल एजुकेशन मास्टर में। पूरे बीसीए वाले फेल कर रखे हैं फिजिकल मास्टर में। बस क्या करें भैया, जरूरी है। हम नहीं पढ़ेंगे तो कोई और पढ़ जाएगा हमारी जगह। देखो सर, मैं तो चाहता हूं कि हमारे फिजिकल वाले इतने पढ़े हों कि पूछो मत। मैं अपने एमएमएच कॉलेज के प्रति इतना कृतज्ञ हूं। एमएमएच कॉलेज ने वो राह दिखाई पढ़ने की कि पूछो मत। उतनी कृतज्ञता तो मुझे अपने और स्कूलों के प्रति नहीं है, एमएमएच कॉलेज के प्रति। हाँ, कौन पहली बार सुना कोई एमएमएस कौन है? कौन पूछ कौन? अर्चना सैनी। हाँ, 10 से 13 वाली बैच में। तो एमएमएच के प्रति मेरी इतनी कृतज्ञता है कि अगर वो कहें तो मैं हर साल जाके 2 महीने क्लास लेके कोर्स कराऊं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं चाहता हूं कि फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे पढ़ें। वैसे तो खैर वहाँ पढ़ने वाले बहुत कम आते हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं रखते। आते बच्चे बढ़िया हैं अब, लेकिन इंटरेस्ट कम रखते हैं। खेल वाले इंटरेस्ट कहाँ रखते हैं जब तक नौकरी की लात ना पड़ रही हो। तो मैं चाहता हूं कि, पर खैर देखिए, पता है लोग उसको उल्टा ही सोचते हैं, इसीलिए खैर नहीं सर, बहुत अच्छा कॉलेज है। कॉलेज बढ़ जाए। राह दिखाइए भाई, मेरी आधी नॉलेज वहीं की है। चाहे मास्टरों की क्लास मैंने कितनी भी अटेंड करी हो, नहीं कम। सर, तोमर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सब अच्छा है मैडम, वहाँ सब अच्छा है, माहौल से लेके सब कुछ। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है किडनी का बाहरी हिस्सा, जिसको हम कहते हैं कोर्टेक्स, ये बाहरी हिस्सा है। और ये आपको अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा है मेड्यूला, ब्राउन ब्राउन अंदरूनी हिस्सा मेड्यूला, और ये बाहर वाला कॉर्टेक्स। मतलब ब्राउन को छोड़ के बाकी सब जो है वो कॉर्टेक्स है। समझ रहे हैं आप? डबल लेयर है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब जब हम मेड्यूला और कॉर्टेक्स से परे हट जाएं तो देखें कि ये मेड्यूला और कॉर्टेक्स रिलीज क्या क्या करते हैं। पहला हम जाने कॉर्टेक्स। अब मुझे बताओ, कॉर्टेक्स अंदरूनी है या बाहरी? बोलो। कॉर्टेक्स बाहरी हिस्सा है। ये बाहरी हिस्सा 3 हार्मोन्स का निर्माण करता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा एड्रीनल एंड्रोजन्स। एंड्रोजन से समझ में आ रहा है क्या है? बोलो बोलो, अरे बोलो कोई। एंड्रोजन से क्या समझ में आ रहा है? बोलो कोई। मेल हार्मोन, मर्दाना ताकत। एंड्रोजन से इतना ही समझो। तो आपको हाँ देखो, एड्रिनल एंड्रोजन क्या है? ये मेल, मुख्य रूप से मेल सेक्स हार्मोन है ये। हाँ, क्या है ये? देखो शॉर्टकट में इसको लिखते हैं DHEA,
कई सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, कई बार आपने टीवी पे एड वेड देखा होगा, कभी मुझे लगता है फोकस कभी नहीं किया होगा, पर आपको पता होना चाहिए DHEA, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन। क्या? डी से डी हाइड्रो, डी से डी, एच से हाइड्रो, ई से एपी और ए से एंडोस्टेरोन। डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, कोई बड़ा नाम नहीं है ये, आप हर एक चीज को अलग अलग पढ़ चुके हो। एंडोस्टेरोन पहले कुछ चर्चा आ गई, एपी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाइड्रो, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, DHEA, समझे? एक तो ये, प्लस थोड़ी बहुत मात्रा में टेस्टोस्टेरोन, इन दोनों के निर्माण में मदद करता है। प्लस भाई क्या महिलाओं में नहीं निकलता? हाँ निकलता है। प्लस फीमेल में थोड़ा थोड़ा प्रोजेस्टेरोन के निर्माण में मदद करता है या करवाता है, आप कह सकते हो। ये निर्माण नहीं करते, निर्माण में मदद करवाते हैं, याद रखोगे, समझे? बचपन में बचपन का प्यार है, बचपन का प्यार बहुत याद है लोगों को। बचपन में यही एड्रिनल एंड्रोजन, यानी कि जो किडनी से पैदा हो रहा है, यही एड्रिनल एंड्रोजन जो ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स के ग्रोथ की शुरुआत कराते हैं, मतलब कंट्रोल करते हैं, वो यही एड्रिनल एंड्रोजन्स करते हैं, समझे? ध्यान रखेंगे, यही एड्रिनल एंड्रोजन्स करते हैं। इज दैट क्लियर? और अभी ये क्या करते हैं? अभी ये मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन या DHEA के निर्माण में मदद करवाते हैं और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन के निर्माण में मदद करवाते हैं। इज दैट क्लियर? आप अभी एड्रिनल एंड्रोजन में मेन काम याद रखिए कि ये मेल सेक्स हार्मोन प्लस फीमेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन और DHEA के उत्पादन में मदद करता है और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन के उत्पादन में मदद करवाता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जानिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या है? ये दोनों ही कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या? ये कॉर्टिसोल है, शॉर्टकट में लोग इसको कॉर्टिसोल कह देते हैं। बताओ, ऊपर बताया था हाइपोथैलेमस पढ़ाते समय कि जब कॉर्टिसोल बहुत अधिक मात्रा में पैदा होने लगता है तो लोग उसके लिए एड्रिनल ग्रंथि ही निकलवा देते हैं, अगर इलाज नहीं समझ में आता तो। बताया था ना, राम शर्मा ने बताया था पीछे से मुझे जवाब देके उस दिन, मुझे याद है। पढ़ाने के बाद 6-6 महीने तक नहीं भूलता किसको क्या पढ़ाया, किसने क्या जवाब दिया। तो ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सोचो क्या क्या कंट्रोल कर रहा होगा? बोलो बोलो, कोई बोलो। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है, ग्लूकोज के उत्पादन को कंट्रोल करता है, समझे? ग्लूकोज का उत्पादन, भाई ग्लूकोज तो टूट के सीधा एनर्जी देगा आपको, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लूकोज का उत्पादन, यानी कि शरीर में फैट क्या क्या है जिससे ग्लूकोज बन सकता है? फैट और प्रोटीन यानी कि मसल्स। भाई प्रोटीन कहाँ है? मसल्स में ही है। तो फैट प्लस प्रोटीन तोड़कर ग्लूकोज बनाने में मदद करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, समझे? इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। अच्छा, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स क्या है? साफ दिखाई दे रहा है, मिनरल है ना, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स। इसमें वैसे तो मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कई सारे होते हैं, पर आपको याद रखना है एल्डोस्टेरोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? ये शरीर में मिनरल्स, खनिज, और सारे खनिज क्या कहलाते हैं? नमक। हमारे शरीर में सारे खनिज क्या कहलाएंगे? नमक। यानी कि शरीर के अंदर नमक प्लस पानी दोनों। अब आप कहोगे सर पानी क्यों? पानी का नियंत्रण तो ADH कर रहा है, ADH कर रहा है ना पानी का नियंत्रण। तो अब ADH क्या होता है? बोलो, अरे बोलो कोई। ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन कर रहा है, पिट्यूटरी से पैदा हो रहा है, तो पानी का नियंत्रण तो ADH कर रहा है। लेकिन बिना पानी के नमक कहाँ जाएगा भाई? पानी में ही तो। हम पानी क्यों पीते हैं?
हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि पानी से हमें मिनरल्स की पूर्ति होती है, इसीलिए संतुलित आहार में पानी को भी जोड़ दिया गया है। तो ये नमक और पानी का शरीर में बैलेंस बना के रखता है जिसके कारण भाई नमक और पानी दोनों का बैलेंस बना रहता है, तो शरीर के अंदर बीपी का बैलेंस भी बना रहता है। कैसे? जिसका बीपी हाई हाई होता है उसको नमक खाने को मना कर देता है डॉक्टर, क्योंकि अधिक मात्रा में नमक इन हार्मोन्स के उत्पादन को डिस्टर्ब कर देता है, बीपी बैलेंस नहीं रह पाता। समझे? इज दैट क्लियर? तो बीपी का बैलेंस बनाने में मदद करता है, यानी कि बढ़े हुए बीपी को कम करवाने में मदद करता है। अगर ये निकलवा दें, एड्रिनल ग्लैंड निकलवा दें, तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है? मिनरल कॉर्टिकॉइड्स पैदा नहीं होगा, है ना, एल्डोस्टेरोन पैदा नहीं होगा, जिसके कारण नमक जो है वो शरीर से बड़ी मात्रा में निकलेगा बाहर, क्योंकि किडनी फिर उसे रोकेगा नहीं, किडनी फेंके जाएगा। ये किडनी को रोकने के लिए संदेश देता है, यूं का भैया नमक को थामा थामा, नमक जरूरी शरीर में, थामा। तो नमक किडनी से बहुत बड़ी मात्रा में निकलेगा, और नमक बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ तो बीपी बहुत लो हो जाएगा। तो यानी कि ये अगर ठीक काम नहीं करेगा तो लो बीपी की शिकायत हो सकती है। क्लियर? क्लियर? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बनेगा तो शरीर में दूसरे स्रोतों से ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। भाई ज्यादा करने, ये ज्यादा बनने लगता है, अगर ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ज्यादा बनने लगता है तो फैट और मसल्स को इतना तोड़ता है शरीर, इंसान सूखने लगता है, इतना तोड़ता है, और तोड़ तोड़ के ग्लूकोज बनाया जाएगा, और ग्लूकोज इतना ज्यादा हो जाएगा कि किडनी पे लोड, किडनी ग्लूकोज को बाहर फेंके जाएगा। तो फिर लोग क्या करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड उड़वा देते हैं। तो भाई यहां से तो बच जाओगे आप, लेकिन बाकी जो चीजें नहीं बन रही उसका नुकसान कौन झेलेगा? चलो, ये तो एड्रिनल ग्लैंड के एक हिस्से का काम हुआ। किसका? बोलो किसका? अरे बोलो। एड्रिनल ग्लैंड के एक हिस्से का, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स का काम हुआ। कॉर्टेक्स से 3 मुख्य हार्मोन आपने पढ़े, कॉर्टेक्स से 3 मुख्य हार्मोन पढ़े, पहला मिनरल कॉर्टिकॉइड, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तीसरा एड्रिनल एंड्रोजन। और अब आपको मेड्यूला से पढ़ना है, कैटेकोलामाइन, यानी कि मेड्यूला का मेन काम कैटेकोलामाइन का उत्पादन है। और ये कैटेकोलामाइन में क्या क्या होता है? एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन। क्या होता है? एड्रीनालीन और नॉर एड्रीनालीन। ये दोनों मिलकर एंगर और फियर, यानी कि गुस्सा और डर के समय हमें उस स्थिति से निकलने में मदद करते हैं। मतलब गुस्सा और डर के समय ये ज्यादा मात्रा में पैदा होंगे और आपके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। दिल की धड़कन बढ़ते ही सारे शरीर में खून का संचार तेज हो जाएगा, शरीर गर्म हो जाएगा, गुस्से में आपकी ताकत बढ़ जाएगी या डर में आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, और आप अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करेंगे। मतलब ऐसा काम करेंगे जैसे 10-15 मिनट का आपने वार्म अप कर रखा हो, बिल्कुल। इसीलिए इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट भी तो हार्मोन्स भी तो नहीं कहते शायद? हाँ, इसीलिए इसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, ठीक है ना, लड़ो या भागो हार्मोन्स, ठीक है ना, फाइट और फ्लाइट। और मेड्यूला से थोड़ी थोड़ी मात्रा में डोपामाइन, थोड़ी थोड़ी मात्रा में डोपामाइन। हाँ, अब इसका जवाब अर्चना सैनी मैडम देंगी कि ये डोपामाइन क्या होता है, क्या क्या काम करता है डोपामाइन, बताइए डोपामाइन क्या काम करता है? नहीं याद आ रहा। मनीषा राणा, डोपामाइन क्या काम करता है? हैप्पीनेस हार्मोन होता है ये। हाँ आप बताओ, हैप्पीनेस हार्मोन होता है, क्या क्या मदद करता है, बताओ ये। सर जब भी हम मतलब कोई ऐसा काम करते हैं, हाँ हाँ, आगे
कैसा तो काम? जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमें मतलब हैप्पीनेस फील होती हाँ है, तो तब ये रिलीज होता है। हाँ, जैसे बहुत कुछ अच्छा खाएं, स्वादिष्ट पिएं, खुशी महसूस हो, तो वो किसके कारण होती है? डोपामाइन के कारण होती है। तो थोड़ी बहुत मात्रा में डोपामाइन भी रिलीज करता है और थोड़ी बहुत मात्रा में एंकाफलिन भी रिलीज करता है। एंकाफलिन, एंकाफलिन का काम क्या है? हाँ जी, अभी अभी हाल ही की रिसर्च में आया है कि जो बच्चे ज्यादा मोबाइल और ये गेम खेलते हैं, लोग ज्यादा यूज करते हैं, हाँ उनके ब्रेन में डोपामाइन ज्यादा रिलीज होने लगता है। हाँ, क्योंकि तो उनको वो उसी उसको चीज में एडिक्टेड बन जाते हैं, फिर वो उन्हें मोबाइल उनको उसी चीज में खुशी मिल रही है ना भाई। मैंने क्या कहा, जिस चीज में ज्यादा खुशी मिलती है वो, अब सपोज करो जैसे हम मनीषा ढाका मैडम है, उनको बहुत पसंद है, अभी आज उन्होंने छुट्टी के दिन पनीर की सब्जी बनाई है, उन्हें पसंद है। तो जो पसंद की चीज है आपके, उसको देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इसको खाने से मुझे बहुत मजा आएगा या इसको पहनने से मुझे बहुत मजा आएगा, तो डोपामाइन रिलीज होने लगता है। आपको वो चीज चाहिए, वो करना है उस काम को। तो इसीलिए बच्चों को जब गेम खेलने में इंटरेस्ट आने लगता है उनको, तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, इस काम को करना है, मतलब फिर डोपामाइन जब रिलीज होता है तो फिर उनको और ज्यादा ललक प्रेरित करने लगता है वो, जिसके कारण लत छूटनी मुश्किल हो जाती है। दारू की लत भी तो ऐसे ही है, देखते ही डोपामाइन रिलीज होने लगता है। लार तो छोड़ो डोपामाइन रिलीज होने लगता है। ऐसे कहो, लार तो बच्चे कहेंगे, हम कहेंगे कि अच्छा दारू देख लिया इसने, डोपामाइन चालू हो गया हुआ इसके अंदर अब। अब तो किसी को ये बोलिए सिर्फ हाँ, एंकाफेलिन मोटर फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद गोनड्स। बोलो, आज खत्म करा देते हैं, आपके पास समय होगा 2 दिन पढ़ने के लिए। गोनड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरी। पुरुष में टेस्टिस, महिलाओं में ओवरी, दोनों पेयर में है। टेस्टिस भी पेयर में है, ओवरी भी पेयर में है। इनके बारे में बहुत डिटेल अभी नहीं पढ़नी, बहुत डिटेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी नहीं। टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। अच्छा, ये टेस्टोस्टेरोन क्या काम करता है? जब एक व्यक्ति युवावस्था में होता है, यौवन अवस्था में, यानी कि 13-14 की उम्र के बाद से, तो उसके अंदर ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को नियंत्रित करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मतलब पुरुषों में आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ निकलना, जेनिटल ऑर्गन्स में ग्रोथ, सेक्सुअल ऑर्गन्स में ग्रोथ, है ना, दाढ़ी मूछ मतलब हेयर्स का उगना, ये सब चीजें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में आती हैं। ये काम करवाता है। प्लस अब आप कहोगे कि सर बस इतना ही काम है अगर, तो फिर बॉडी बिल्डर्स टेस्टोस्टेरोन क्यों ले रहे हैं? आना चाहिए मन में सवाल कि अगर टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कंट्रोल करने का काम है, तो बॉडी बिल्डर्स क्यों ले रहे हैं? बॉडी बिल्डर्स इसलिए लेते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन आरबीसी के निर्माण में मदद करता है तेजी से। टेस्टोस्टेरोन बीएमआर ठीक कर देता है। बीएमआर मतलब आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक कर देगा, आपकी शरीर ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को खर्च करेगी और कार्बोहाइड्रेट, फैट वगैरह तेजी से टूटेगा। बोन मैट्रिक्स बनाता है। बोन मैट्रिक्स यानी कि हड्डियों को आपके मजबूत बनाएगा, समझे? बोन मैट्रिक्स। प्रोटीन फॉर्मेशन शरीर में तेज कर देता है, शरीर के अंदर प्रोटीन के निर्माण को तेज कर देता है। प्लस प्रोटीन फॉर्मेशन तेज हुआ तो मसल फॉर्मेशन भी तेज हो जाता है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण तेज हुआ तो मांसपेशियों का निर्माण भी तेज हो जाता है। तो ये सब काम हैं जिसके कारण बॉडी बिल्डर्स यूज करते हैं टेस्टोस्टेरोन। बाकी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे जब बाकी बहुत कुछ पढ़ेंगे जब आधी आधी चम्मच ले लिया करेंगे। ये चम्मच में नहीं आता, एमजी में आता है
और बहुत फ़र्क करता है ये, मतलब काम करता है बहुत, पर आपको इसका आदी नहीं होना, लिमिट में रखना है। 6-8 महीने चला के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1 आध साल गैप करके 6-8 महीने चला के छोड़ सकते हो। कार्टिलेज फॉर्मेशन में मदद करता है, हड्डियाँ जिसकी कमज़ोर हो रही हैं उसको बनाने में मदद करेगा, काम करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसके फिर आदी हो जाते हैं लोग, जहाँ शरीर में 1 हफ्ते में 100 mg से ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, बल्कि ये जो छोटे छोटे झोला छाप बंगाली डॉक्टर होते हैं ना, इसके पास कोई कमज़ोर आता है ना, जिसको ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही हो, कहता है बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है, उसको लगा देते हैं ये डेकाड्यूराबोलिन DD। डेकाड्यूराबोलिन में टेस्टोस्टेरोन होता है, वो 50 mg लगा देते हैं और 1-2 दिन में उसको ताकत का एहसास होने लगता है। तो होता है, मतलब काफ़ी कामगार होता है टेस्टोस्टेरोन, तभी तो फीमेल भी यूज़ कर रहे हैं। अरे वही बैल पैदा होने के बाद, वही बैल उसके टेस्टिस उड़ा दिए तो बैल रह गया, और टेस्टिस छोड़ दिए तो सांड बन गया टेस्टिस की वजह से। अच्छा, ओवरी, ओवरी फीमेल में, ओवरी से क्या निर्माण होता है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ध्यान देना। देखो ईस्ट्रोजन के बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने बताया था। क्या बताया था? जैसे सेकेंडरी सेक्सुअल कंट्रोल ये टेस्टोस्टेरोन करता है, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कंट्रोल ईस्ट्रोजन करता है। मैंने आपको बताया था कि अधिक ईस्ट्रोजन हो जाएगा अगर, तो क्या होता है? अधिक मात्रा में ईस्ट्रोजन इरेगुलर पीरियड्स का कारण बन सकता है। अधिक मात्रा में ईस्ट्रोजन और किस किस के कारण से हो रहा था, पीछे पढ़ा था आपने, रिवाइज करना। तो ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ईस्ट्रोजन तीन हार्मोन से मिलकर बनता है ईस्ट्रोजन। कौन कौन से 3? ईस्ट्रेडियोल, एक ईस्ट्रेडियोल, दूसरा ईस्ट्रोन और तीसरा ईस्ट्रियोल। लगभग सेम है, ईस्ट्रोन, ईस्ट्रियोल, ईस्ट्रेडियोल लगभग सेम है। इन तीनों से मिलकर ईस्ट्रोजन बनता है, जिसका काम है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना। फिर आता है प्रोजेस्टेरोन। इसके बहुत काम होते हैं प्रोजेस्टेरोन के। प्रोजेस्टेरोन का काम काम क्या है? ये यूटरस को तैयार करता है, समझे? यूटरस के अंदरूनी भाग को, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, यूटरस के अंदरूनी भाग को यानी कि एंडोमेट्रियम को तैयार करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद 14 दिन बाद फर्स्ट ओव्यूलेशन होता है, 28वें दिन बाद दूसरा ओव्यूलेशन होता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ यानी कि गर्भधारण नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुअल फ्लो हो जाता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो के बाद यानी कि अगले दिन से ही प्रोजेस्टेरोन यूटरस के अंदरूनी हिस्से यानी कि एंडोमेट्रियम को तैयार करने लगता है, और जैसे 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 एंडोमेट्रियम तैयार होता जाता है, पूरा तैयार हो जाता है एंडोमेट्रियम यानी कि यूटरस का अंदरूनी हिस्सा, तो फिर बॉडी चाहती है कि फर्टिलाइजेशन हो, और नहीं होता तो यही प्रोजेस्टेरोन फिर उसको ब्रेक करवा देता है, और अंदर से जो भी मसल वगैरह होता है, मतलब जो भी सेल मसल वगैरह जो भी वो टूट के फिर ब्लीडिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है, और फिर दोबारा से वही प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। तो यही प्रोजेस्टेरोन यूटरस को मेंटेन भी करता है, और फर्टिलाइजेशन ना होने पर यही प्रोजेस्टेरोन उसको ब्रेक करके मेंस्ट्रुएशन को भी करवाता है। इज दैट क्लियर? बोलो बोलो, क्लियर? कहाँ चले गए? ठीक, तो ये आपने दसों ग्लैंड्स और उनके काम के बारे में पढ़ा, आपको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद एक क्लास और अभी इस पे लेंगे, जिसमें मैं और कुछ आपको, और भी शरीर में डिफरेंट थोड़े थोड़े ग्लैंड्स होते हैं और हर चीज़ है, बताऊंगा। बाय नॉलेज भी होनी चाहिए, मैं तो बाय नॉलेज ही कहता हूँ, पता होना चाहिए, क्योंकि पता होना चाहिए बस, क्योंकि कुछ भी आ सकता है, ना भी आए तो भी आपको पता होना चाहिए। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए पता होना चाहिए। मुझे अगर कोई डिजीज के सिम्टम्स नजर आते हैं ना, तो
तो पहले मैं नेट पे चेक करता हूँ कि क्या ये सिम्टम्स उस चीज़ से मैच कर रहे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहा है। अगर वो सिम्टम्स उस चीज़ से मैच कर रहे होते हैं तो फिर मेरे लिए इलाज करवाना आसान हो जाता है, क्योंकि मैं डॉक्टर को जाकर डायरेक्टली वही बोलता हूँ कि भैया मुझे ये लग रहा है, ये लक्षण है। इससे रिलेटेड भी बातें हैं पर मैं फिर कभी कभी बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है।